नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी कहानी का जो विकास है उसको आगे बढ़ाते हुए उसके उत्कर्ष काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने आरंभिक काल और उत्थान काल तक हमने अध्ययन किया। तो गद्य की अन्य विधाओं की तरह हिंदी कहानी का विकास जो है आधुनिक युग में हुआ था और कुछ आलोचक कहानी के आरंभ का जो श्रेय है वो नासिक तोपाख्यान मिश्र और इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी से मानते हैं, लेकिन इन कहानियों में आधुनिक कहानी के तत्वों का समावेश नहीं है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना कहानी की रचना की, लेकिन इस कहानी में चमत्कार, कल्पना और आदर्श की प्रधानता है, तो इसे आधुनिक कहानी की श्रेणी में रखना उचित नहीं लगता है। कुछ लोग हरिश्चंद्र की एक अद्भुत और अपूर्व स्वप्न इसको भी एक आधुनिक कहानी की पहली कहानी मानते हैं, पर यह भी आधुनिकता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। तो अधिकांश विद्वानों ने किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को पहली कहानी माना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो आरंभिक काल था उसमें हम इंदुमती कहानी को पहली कहानी मानेंगे। और हमने पढ़ा भी था कि किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुई थी, फिर माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता, टोकरी भर मिट्टी जो कि 1910 में प्रकाशित हुई थी, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जो कि 1903 में प्रकाशित हुई थी, गिरजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी 1906 में प्रकाशित हुई, और बंग महिला की दुलाई वाला जो कि 1907 में, और वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई 1909 में प्रकाशित हुई थी। इन सभी कहानियों में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, शिल्प विधान जैसी कहानी के सभी तत्व जो है विद्यमान है। इस काल में मौलिक कहानियों की अपेक्षा अनुवादों को अधिक बढ़ावा मिला था। तो बंग महिला और पार्वती नंदन ने बंगला भाषा से और राधा कृष्ण दास ने संस्कृत से अनेक कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। उसके बाद आता है उत्थान काल। तो द्वितीय काल या जो उत्थान काल है उसका समय 1911 से 1946 तक माना जाता है। और सन 1911 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है सुखमय जीवन, और जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम, और जीपी श्रीवास्तव की पिकनिक, इन कहानियों के प्रकाशन से हिंदी में कहानी के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो इस कहानी के प्रमुख कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, विशंबरनाथ शर्मा जो कौशिक जिनका उपनाम है, जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद, हरदेश, विनोद शंकर व्यास, रामशरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, ये सब माने जाते हैं। तो इस युग की पत्रिकाओं में इंदु, सरस्वती, सुधा, माधुरी, चांद, कमला, अभ्युदय, तो इनमें हिंदी कहानियों को उपयुक्त स्थान प्राप्त हुआ और कहानी लेखन को एक नई गति मिली। तो हिंदी कहानी का ये जो द्वितीय काल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में बहुत सी मौलिक कहानियाँ सामने आई जो हिंदी कहानी साहित्य की अमूल्य स्थायी निधि बन गई है। इस युग में भावमूलक या भाव प्रधान और यथार्थवादी दो प्रकार की कहानियाँ लिखी गई। तो जो भावना प्रधान कहानियाँ हैं उनके जनक जयशंकर प्रसाद, और यथार्थवादी आदर्शोन्मुखी कहानियों के जनक प्रेमचंद थे। तो प्रसाद के भावमूलक कहानियों के या ऐतिहासिक कहानियों के कथोपकथन जो थे कवित्वमय और हृदय में चुभने वाले हैं। उनमें प्राचीन समय की संस्कृति और वातावरण का मिश्रण है। तो प्रसाद की कहानियों का जो शिल्प है वो हमेशा मौलिक ही रहा है। उसका आरंभ इतना मनोवैज्ञानिक होता है या इतना नाटकीय होता है कि पाठक जो है अपने आप को, पाठकों को वह कहानी आकर्षित करने लगती है। उनका अंत भी जो है प्रभावशाली होता है कि पाठक का मन झकझोर जाता है और उनको एक समस्या का समाधान उसमें मिल जाता है। तो प्रसाद जी की जो कहानियाँ हैं
उन्होंने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की और इस प्रकार की कहानियों की एक नवीन धारा ही प्रभावित हो चली है, जिसमें रामकृष्ण दास और वाचस्पति जो हैं प्रमुख हैं। तो यह जो विकास काल है उसके अधिकांश कहानीकार प्रेमचंद की शैली से ही प्रभावित हैं। जैसे सिया राम शरण की कहानियों में मनोवैज्ञानिक यथार्थ की पृष्ठभूमि में आदर्शवादी जीवन दृष्टि पर अधिक ध्यान दिया गया है, और वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक कहानियां लिखी हैं। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानियां भी प्रेमचंद की प्रभाव परंपरा में आती है। और दूसरी ओर बेचन शर्मा उग्र और यशपाल, इनकी कहानियों में सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को प्रदर्शित किया है। तो प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र का नाम कहानी क्षेत्र में विशेष रूप से लिया जाता है, जिनकी हमारे पाठ्यक्रम में भी एक कहानी है पाजेब। तो इन्होंने कहानी को मनोविज्ञान से जोड़ करके एक नई दिशा दी। इनकी कहानियों में व्यक्ति की भावनाओं को स्थान मिला है। तो इसी प्रकार के कहानीकार इलाचंद्र जोशी भी हैं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। इनकी कहानियां हैं छाया, आहुति, दिवाली, इन सब कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये फ्रायड के सिद्धांत से प्रभावित हैं और अज्ञेय भी मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में आते हैं। इन पर भी फ्रायड के सिद्धांत का प्रभाव है और ये व्यक्तिवाद से प्रेरित होते दिखाई देते हैं। इनके कहानी संग्रह कोठरी की बात, विपतगा, कड़िया, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप और अमर वल्लरी है। तो इस काल में कुछ प्रगतिवादी कहानियां भी लिखी गई, जिनमें यशपाल, रांघे राघव, चंद्र किरण सौंड्रिक्षा पहाड़ी की कहानियां प्रमुख हैं। तो विकास काल की अन्य उपलब्धियों में जेपी श्रीवास्तव और अन्नपूर्णानंद की हास्य रस की कहानियां और महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, कमला चौधरी, इनकी जो कहानियां हैं वो पारिवारिक कहानियां हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकास काल में समाज, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान, इन सब से संबंधित कई प्रकार की कहानियां लिखी गई। तो इनमें या तो आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रमुख रहा है या आदर्शवादी के साथ साथ यथार्थ का आदर्शोन्मुखी चित्रण भी किया गया है, और मनोविज्ञान और दर्शन का स्वर भी इन कहानियों में दिखाई देता है। अब हम आते हैं अपने इन कहानियों के उत्कर्ष काल की ओर। तो उत्कर्ष काल का जो समय है वो 1947 से माना जाता है। तो प्रेमचंद युग में कहानी कला प्राय सभी दिशाओं में विकसित हो चुकी थी और उत्कर्ष काल में कुछ प्रवृत्तियां उभरी। आंचलिक कहानी और नई कहानी इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आंचलिक कहानीकारों में प्रमुख हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी कहानी हमने हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ी है, लाल पान की बेगम, और शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, रांघे राघव, राजेंद्र अवस्थी, ये सब। और इस युग की दूसरी उल्लेखनीय प्रवृत्ति नई कहानी है, जिसका उदय जो हुआ 1955 में। तो वर्तमान कहानीकार देशकाल की सीमा से बंद रह करके विश्व की घटनाओं से प्रभावित हैं और समकालीन जीवन की जो उलझनें हैं उसमें व्यक्ति की कुंठाओं और समस्याओं का अंकन करना इनका मूल उद्देश्य रहा है। तो ऐसे जो कहानीकार हैं उसमें हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, जिनकी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में भी दी गई है, दिल्ली में एक मौत, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, मनु भंडारी,
ये सब इनके जो विषय है उनकी प्रामाणिकता और कथ्य शिल्प पर इन्होंने अधिक बल दिया है। तो नई कहानी ने अपने को पहले की तरह की जो कहानियाँ थी उनसे पहले की उनकी जड़ताओं से उनको मुक्त किया और 1962 से 64 तक आते आते वह स्वयं कुछ बंदी बंधाई फॉर्मूले या नुस्खों में पढ़ करके अपने लीक से हटने लगी। फिर 1964 से 65 के बाद कहानीकारों ने कहानी को एक नया तेवर प्रदान किया, उसे किस रूप में प्रतिष्ठित किया? समकालीन कहानी। तो समकालीन कहानी नई कहानी से जिन भूमियों पर अलग हुई उनकी चर्चा विभिन्न कहानीकारों और कथा समीक्षकों के द्वारा बड़े बड़े दावों के साथ उन्होंने उसको प्रकट किया। तो नई कहानी और समकालीन कहानी जो है उनके बीच में साम्यता है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर वो अलग है। फिर भी समकालीन कहानी में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको एक अलग पहचान देती है। वे हैं यथार्थ की ओर गमन, रचना प्रक्रिया का मौलिक अंतर है और नई मूल्य दृष्टि है, नया नैतिक बोध है और स्त्री पुरुष संबंधों में दृष्टि का उन्होंने बदलाव किया है। और कहानी में जीवन के आर्थिक पक्ष की प्रधानता होने के साथ साथ नगर और महानगर की जो कथा भूमि है और जो भाषा है उसको एक नया शिल्प देने में उनका योगदान रहा है। तो नई कहानी और उसके बाद में कहानी आंदोलन में महिला लेखिकाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें है कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियमवदा, ममता कालिया, मेहरुनिसा, चित्रा मुदगल, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, चंद्रकांता, ये सब अनेक लेखिकाएं हैं जिन्होंने स्त्री जीवन को केंद्र बना करके समकालीन समाज के जटिल यथार्थ को अभिव्यक्त किया और स्त्री को एक नई पहचान दी। तो नई कहानी के बाद हिंदी कहानी नई दिशाओं में विकसित होती है, जिसमें हिंदी कहानी को कई आंदोलनों से गुजरना पड़ा, जैसे अकहानी, समानांतर कहानी, अचेतन कहानी, आदि। तो उत्कर्ष काल में इन आंदोलनों को समेटना एक आवश्यक है। तो बदलते समय के साथ जो है समस्याएं भी बदलती रहती है। तो राजनीतिक व्यवस्था के सभी रूपों पर हावी होकर उसे वह अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और भूमंडलीकरण के नाम से और पूंजीवाद का एक नया संकट जो है वो सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो मीडिया की जो ताकत है और उसके सामने व्यक्ति की अस्मिता जो है वो संकटग्रस्त दिखाई देती है। तो इन सभी बातों का प्रभाव जो है आज के कहानीकारों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। तो ऐसे कहानीकार हैं उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, अब्दुल्ला, अलका सरावगी, अरुण प्रकाश, सूर्यबाला और एक प्रमुख नाम आता है, इनको आपने पढ़ा भी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इस प्रकार हिंदी कहानी आज भी कथ्य और शिल्प के नए प्रतिमान रचते हुए विकास की ओर उन्मुख है। तो इसी क्रम में हम यशपाल जो है, जो कि कथाकार और क्रांतिकारी विचारधारा के कथाकार हैं,
उनकी पर्दा कहानी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हिंदी के यशस्वी कथाकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था और ये मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय जीवन के कथाकार हैं। तो मध्यम वर्गीय लोगों में फैले हुए अंधविश्वासों को वे अपने साहित्य में स्थान देते हैं और ताकि जो लोगों में जागृति आ सके। तो इनके परिवार ने इन्हें गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया था और गुरुकुल के वातावरण में यशपाल के मन में विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना जो है जागृत हुई। महान क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने आज़ादी के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगत सिंह और सुखदेव के साथ कई आंदोलनों में भाग लिया। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा और जेल में रहकर भी इन्होंने गंभीर मुद्दों पर चर्चा की और रचनाएं लिखी। तो इनकी जो कहानियां हैं और उपन्यास हैं वो एक पाठकों को एक नया संदेश देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान वे अपनी रचनाओं में के माध्यम से करते हैं। तो अब तक उनके लगभग 16 कहानी संग्रह जो है प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें मध्यम वर्ग की असंगतियों और विरोधाभास और रूढ़ियों पर उन्होंने विद्रोह प्रकट किया है। तो कहानियों में उन्होंने ज्ञानदान, तर्क का तूफान, भस्माव्रत, वो दुनिया, धर्मयुद्ध आदि की रचना की। तो दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप और झूठा सच, ये इनके उपन्यास हैं। और निबंधों में इन्होंने न्याय का संघर्ष, चस्कर क्लब, ये निबंध इन्होंने लिखे हैं। तो यशपाल जी ने राजनीतिक, साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में क्रांति की है। तो मध्यम वर्गीय परिवार के जो दशा है या जो हालात है उनका मार्मिक चित्रण उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उनके जीवन की विडंबनाओं को उन्होंने साहित्य में उभारा है। 14 वर्ष की सजा जब उनको हुई तो उसके दौरान उन्होंने कई रचनाएं लिखी। देश विदेश के बहुत से लेखकों का उन्होंने अध्ययन किया और पिंजरे की उड़ान और वो दुनिया, ये जो इनकी कहानियां हैं वो जेल में लिखी गई थी। और उनके जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ावों का सामना भी किया, इसलिए हो सकता है वह अधिक साहसी भी हुए। तो इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर के रीवा जो सरकार है उन्होंने इनको देव पुरस्कार और जो कि 1955 में इनको मिला था। सोवियत लैंड सूचना विभाग से सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1970 में और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है उनको 1971 में दिया और भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि इनको प्रदान करके सम्मानित किया इनको। तो साहित्य को माध्यम बना करके यशपाल जी ने समाज के यथार्थ को सामने रखा, उनकी समस्याओं से लोगों को अवगत कराया और उनके जो उग्र विचार हैं उनसे साहित्य जगत को एक अलग पहचान मिली है। और 26 दिसंबर 1976 को यशपाल जी ने इस दुनिया से अंतिम विदाई ली। तो जो पर्दा कहानी है उसकी रूपरेखा के संबंध में मैं बता देती हूँ कि कहानी में चौधरी पीरबख्श जो है उसकी आर्थिक परिस्थिति का चित्रण किया गया है और पीरबख्श ने घर की आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण कई लोगों से वह उधार लेता है और उधार के बदले में घर के सामानों को गिरवी रखता है। और एक समय ऐसा आता है कि उधार लेने के लिए घर में कोई सामान नहीं बचा होता और परिस्थितियों ने उसको इतना मजबूर बना दिया होता है कि वह पंजाबी खान के पास उधारी लेने चला जाता है। और जो खान है वो उसे उधार दे देता है, लेकिन घर के दरवाजे पर लटके पर्दे तक को वो नहीं छोड़ता और दरवाजे का पर्दा चौधरी पीरबख्श की सच्चाई को छुपाने का एक जरिया है। वह जरिया खत्म होने पर चौधरी पीरबख्श पर उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। तो लेखक ने कहानी के माध्यम से समाज पर एक व्यंग्य कसा है कि किस प्रकार पंजाबी खान और जमींदार और सभी उच्च वर्ग के जो व्यक्ति हैं जो गरीबों पर शोषण करते हैं और ऊपर से मुखौटा लगा करके रखते हैं कि कोई उनको पहचान नहीं पाए। तो पंजाबी खान भी इसी तरह का व्यक्ति है जो बिना किसी सामान के लोगों को उधार दे देता है और बाद में पैसे नहीं मिलने पर
वह किसी भी हद तक गुजर जाता है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम इस कहानी की रूपरेखा तक ही पढ़ेंगे।